हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरांग सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर पार्ट। हमने डेफिनेशन और मीनिंग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने स्कोप वगैरह डिस्कस कर लिया। डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका बारे में डिस्कस कर लिया, उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा है। फिर अब हम माइक्रो और मैक्रो यहाँ से डिस्कस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या मतलब। मैंने आपको बताया था माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो का मतलब होता है होल लेवल पे, लार्ज लेवल पे। मतलब माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे। माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पे, मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल पे। तो द टर्म ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो आर इंट्रोड्यूस बाय अ रेगर फ्रिच इन इकोनॉमिक्स। तो जो ये टर्म्स है माइक्रो मैक्रो, वो रेगर फ्रिच ने इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस की। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन। तो वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम द इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी इन टू वेज, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। कि उनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है माइक्रो छोटे लेवल की भी है और बड़े लेवल की भी है। हमने मतलब अगर स्टडी करनी है वो हमने दोनों साइड से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है मीनिंग बताया है माइक्रो का। माइक्रो इज़ अ ड्राइव्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि माइक्रो का मीन स्मॉल है और मिलिटन पार्ट मतलब वही स्मॉल लेवल, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी अबाउट अ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो माइक्रो जो है वो स्टडी है इंडिविजुअल की, एक बंदे की, और साथ में स्मॉल हमने देखना है, बड़ा लेवल पे नहीं देखना, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स आर कंज्यूमर। जैसे कोई कंज्यूमर होगा, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री। तो मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी वेल। तो जो डेवलपमेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो बहुत ज़रूरी है, कि मतलब हमें इन सब लोगों की डेवलपमेंट करनी है, वो बहुत ज़रूरी है माइक्रो लेवल पे। अकॉर्डिंग टू मार्शल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड इनटू इकोनॉमिक्स इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड स्मॉल पार्ट, ईच पार्ट इज स्टडी। तो हम हम क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ताकि हम हर एक ईच पार्ट को डिस्कस कर सकें स्मॉल लेवल पे। इट इज़ एक्सप्लेन द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ आउटपुट एंड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। कि के बोल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अ पर्टिकुलर फर्म, कि एक पर्टिकुलर मतलब होता है एक फर्म, ठीक है, एक हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करती है। कि मतलब इसमें क्या है, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू के बोल्डिंग के अकॉर्डिंग। कि एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर, एक प्राइस पे, एक वेजेस पे, एक इनकम जो उसको मिलती है इंडस्ट्री से, और पर्टिकुलर कमोडिटी, एक ही कमोडिटी बेच के जो उसको मिलता है। मतलब वही स्मॉल लेवल पे छोटा छोटा काम, स्मॉल लेवल पे जैसे हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एक ही चीज़ को बना रहे हैं, एक ही मतलब उन्होंने वेजेस, इनकम उनकी डिसाइड है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना फिक्स प्राइस किया होता है। तो माइक्रो लेवल पे स्टडी है, ठीक है। अब स्कोप क्या है, कौन कौन सा एरिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द प्राइस ऑफ गुड्स, डिटरमाइंड हाउ द प्राइस पर यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड, एंड ऑल्सो डील विद द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड प्राइस थ्योरी। अब देखो उसने बताया जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है प्राइस की, प्राइस ऑफ गुड कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है। और प्राइस पर यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है प्राइस किससे डिटरमाइन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों, कि आपकी खर्चा कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्राइस डिसाइड करोगे। ये है आपका खर्चा 10 लाख का हो रहा है, और आप वो टोटल यूनिट क्या आप 5 लाख में बेच दोगे, नहीं ना। आप अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देके डिटरमाइन करोगे। तो ये थेरी डील करती है, तो इसके लिए इसको हम प्राइस थेरी भी कहते हैं माइक्रो उसको। फिर अब बताया है इसमें हम कौन कौन सी देखते हैं, हम जो स्कोप है इकोनॉमिक्स को, हम इसमें थियरी ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ट्रेड साइकिल देखते हैं। ट्रेड साइकिल वही है अप्स एंड डाउन्स, ऐसे ट्रेड हम कहते हैं ना, जैसे बूम, डिप्रेशन, ठीक है, स्टैग्नेशन, ये आपको बताया था कि बढ़ना, कम होना, ठीक है। ये डिप्रेशन की सिचुएशन है, ये बूम की सिचुएशन है, ऊपर नीचे, मतलब ट्रेड साइकिल चलता रहता है। इन्फ्लेशन तो आपको पता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि राइज इन प्राइस। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको पता है। माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड, की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे करनी है। और जो थ्योरी ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या आता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो अब फिर उसके बाद है
यूज़र और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को और उसका क्या क्या प्रभाव है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग ऑफ इकोनॉमी, हमें पता चलता है कि कैसे हमने इकोनॉमी को ऑपरेट करना है। फिर उसके बाद हमें वेलफेयर के बारे में पता चलता है, लोगों को कैसे वेलफेयर करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है इकोनॉमी के अंदर, वो सब पता चलता है हमें। फिर उसके बाद अब आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो मीन्स क्या है? जो जो ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको मैक्रोस कहते हैं। इसका मतलब है लार्ज और बिग साइज़, ठीक है। हमने बड़े होल लेवल पे स्टडी करनी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सिंगल यूनिट। इट डज नॉट डील विद अ इंडिविजुअल यूनिट बट डील विद अ एग्रीगेटिव और टोटल एवरेजेस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, मैक्रोस मतलब बिग है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ सिंगल यूनिट, पूरी इकोनॉमी को ही उन्होंने एक सिंगल यूनिट माना है। मतलब सबको ही टोटली मान लिया जैसे, ठीक है। इसको ही सिंगल यूनिट माना है, इसमें जो भी काम हो रहा है सारा वो उस सबको कंसीडर करेगा, किसी एक को कंसीडर नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये कोई इंडिविजुअल यूनिट को डील नहीं करती, एग्रीगेटिव और टोटल यूनिट को ही डील करती है। इसके एग्जांपल है जैसे नेशनल इनकम होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, टोटल आउटपुट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन कितनी हुई, मतलब सारा टोटल होल लेवल पे। फिर उसके बाद डेफिनेशन दी है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अकॉर्डिंग टू गार्डनर एक्ले, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ए कंसर्न सच वेरिएबल्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो वेरिएबल्स हैं जो एग्रीगेट वॉल्यूम और आउटपुट इकोनॉमी के अंदर एक्सटेंट में, कितने एक्सटेंट में रिसोर्सेज हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट है, क्या साइज़ ऑफ नेशनल इनकम है, क्या जनरल प्राइस है, मतलब जनरली इकोनॉमी के अंदर कौन सा प्राइस चल रहा है, मतलब होल लेवल पे बात कर रहा है कि क्या कौन से कितने सारे रिसोर्सेज आपके इकोनॉमी के अंदर, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी नेशनल इनकम है, कितना जनरल प्राइस चल रहा है आपके इकोनॉमी के अंदर। तो वो आपकी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपकी होल लेवल पे स्टडी करती है। अब इसका स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम, वही बार बार आ रहा है, कैलकुलेशन, नेशनल इनकम देखना है, ट्रेंड्स देखने हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर होल लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, टोटल आउटपुट कितना है, स्टडी करना ट्रेड साइकिल का, इन्फ्लेशन का। मतलब ये अब देखो इन्फ्लेशन है, अगर राइज इन प्राइस हो रहे हैं तो क्या वो किसी एक बंदे की प्रॉब्लम है? नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या किसी एक बंदे की प्रॉब्लम है? नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। नेशनल इनकम बढ़ रही है, क्या इससे सिर्फ एक ही बंदे का फ़ायदा होगा? नहीं, सबका फ़ायदा होगा। तो ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए बोथ माइक्रो और मैक्रो दोनों ही ज़रूरी हैं इकोनॉमिक्स। ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो हम मैक्रो को कैसे देखेंगे? अगर जैसे हम कहते हैं लार्ज लेवल पे पढ़ें, ठीक है, अगर स्मॉल को नहीं पता पढ़ेंगे तो लार्ज को भी कैसे पढ़ पाएंगे? तो दोनों ही एक दूसरे पर क्या हैं? निर्भर हैं। तो 1930s ऑनवर्ड्स ये बहुत ज़रूरी हो गया है मैक्रो की इन दोनों को डिस्कस करना। फिर थेरी ऑफ कौन कौन सी है, इसमें भी सेम ही आ रही हैं कि जो थेरीज़ हैं, हमने स्मॉल लेवल पे भी इन चीज़ों को डिस्कस करना है और होल लेवल पे भी इन चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था ये माइक्रो की नहीं थी, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की थी कि इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर आपकी कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रो में बताया है, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी और आपके मैक्रो लेवल मतलब होल लेवल पे भी यही स्कोप है कि थेरी ऑफ ट्रेड, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये मैक्रो और इकोनॉमिक्स एक ही बात होगी होल लेवल पे। तो वो भी पहले होल बताया था और ये भी होल लेवल पे बताया। तो फिर उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज सम प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के बारे में पहले बताया, तो आप कंफ्यूज मत हो कि बार बार ये दो डायग्राम क्यों दे दिए। पहले स्कोप इकोनॉमिक्स का था बता दिया, फिर मैक्रो का बता दिया, और ये दोनों तो सेम है। तो जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वही होल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सभी सेम ही है, तो दोबारा उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है इसमें कि हमें आउटपुट देखना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, कितना लेवल ऑफ आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, तो ये मैक्रो में आएगा। फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, चेंजेस कितने आ रहे हैं काम में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, नेशनल इनकम में, चेंजेस कितने आ रहे हैं जनरल प्राइस लेवल में, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी कम हुई, क्या है सिचुएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कितना पैसा किसके पास जा रहा है, वो सब हम प्रॉब्लम्स हैं जो ये सभी डिस्कस करते हैं मैक्रो में। अब कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इससे हमें
इससे हमें पता मतलब क्यों इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग पता चलता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी काम करती है, कैसे हम पॉलिसी बनाते हैं और कैसे हम प्रिपेयर करते हैं इकोनॉमी में प्लान, और कैसे हम जो इन्फ्लेशन और ट्रेड साइकिल की प्रॉब्लम को रेमेडियल मतलब हम कहते हैं ना उसकी कैसे सोल्यूशन करते हैं। रेमेडी मतलब कहते हैं ना जैसे कोई बीमार है या कोई सोल्यूशन निकालना, तो कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेदर द इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट्स। आपको ऐसे कई जगह पे कई सब्जेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट आर्ट है साइंस है। तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या साइंस है क्या आर्ट्स है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ साइंस, अब साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है इन्वेंशन। आर्ट्स का मतलब होता है कि आप मतलब कैसे किसी काम को एक आर्टिस्ट वे से प्रेजेंट करते हो। दूसरी साइड साइंस का मतलब क्या है, साइंस में आप इन्वेंशंस करते हो नई नई। तो ना तो इकोनॉमिक्स पूरी तरह से साइंस है, ना तो पूरी तरह से आर्ट्स है, ठीक है। और यही बार बार हर चीज़ में ये पूछते हैं, पर हर चीज़ अपने आप से डिफरेंट है, तभी हम इसको अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये नहीं होता। अब आपके पास कई सब्जेक्ट होंगे, जैसे बिज़नेस होंगे, चाहे आप बिज़नेस पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपसे पूछते हैं कि ये साइंस है, मैथमेटिक्स इज़ साइंस और मैथमेटिक्स इज़ आर्ट्स, ऐसे ही पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। तो आपको ईज़िली आपको ये बताना है कि देखो जो साइंस है वो इन्वेंशन पे ज़ोर डालता है, और जो इकोनॉमिक्स है वो हमें टेक्निक्स बताती हैं हमारी हर डे टू डे। तो ये हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो इसलिए ये इससे अलग है थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस का मतलब क्या है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ट्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। साइंस हमें कारण और उसका प्रभाव के बारे में बताती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टन फैक्टर सिस्टमेटिकली, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालाइजिंग द फैक्ट। तो हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स को सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि ये चीज़ है तो है क्यों, साइंस के अंदर यही सब देखते हैं। फिर मेकिंग जनरलाइज और बेसिक लेवल रेलिवेंट फैक्ट फॉर फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड थ्योरी। फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं कुछ फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट को लेके कि ये सही भी है, सही फैक्ट्स को लेके, ये नहीं गलत मलत फैक्ट बना लिए। और फॉर्मुलेट करते हैं लॉ, थेरीज बनाते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जैसे अब कोरोना की सिचुएशन है, तो हम कोई रेलिवेंट फैक्ट देखेंगे, ठीक है, कि कितने केसेस बढ़े हैं, फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कोई लॉ बनाएंगे कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसी तरह साइंस में सब चीज़ डील की जाती है। सब्जेक्ट अ थेरी द रियल वर्ल्ड, तो मतलब ये रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आप कुछ चीज़ें देखते हो, हम पहले ही बात कर देते कि ऐसे नहीं तो वैसे, तो इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड पे कई चीज़ें नहीं हैं। तो लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोनेटी, इकोनॉमिक्स ऑल्सो सेटिस्फाई द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द साइज। तो हम कह भी सकते हैं कि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कॉज फैक्ट्स हम ये पढ़ते हैं, एनालाइज पढ़ते हैं, थेरीज पढ़ते हैं, तो इन सब में चलो इकोनॉमिक्स ये चीज़ को रिगार्ड करता है, ठीक है। वैसे ही आर्ट्स के अंदर भी करता है, पर ये पूरी तरह से इकोनॉमिक्स और ये जो है साइंस, हम टोटली नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक्स पूरी तरह से साइंस है या पूरी तरह से आर्ट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। पहले साइंस का देख लिया, अब केन्स ने डिफाइन किया है आर्ट्स क्या होता है। एक सिस्टमेटिक रूल होता है जिसमें हम अटेन करते हैं गिवन एंड पे, मतलब एक एंड तक पहुँचते हैं थ्रू आर्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आर्ट्स के, फॉर्मुलेट द यूज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, कि हम कोई फॉर्मुलेट करते हैं। तो अब डिफरेंस क्या है आर्ट्स और साइंस के बीच में, इसमें बताया है साइंस इज़ अ थ्योरेटिकल बट आर्ट इज़ प्रैक्टिकल। ये शायद उल्टा नहीं बता दिया कि साइंस इज़ प्रैक्टिकल, आर्ट्स इज़ थ्योरेटिकल। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे बताया है तो ठीक ही है कि साइंस, अब आपको भी लगता होगा कि साइंस प्रैक्टिकल है या आर्ट्स थ्योरेटिकल है, तो उन्होंने बता दी कि हम पहले थ्योरेटिकली ज़्यादा पढ़ते हैं और ये प्रैक्टिकल है, पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, मेन बात तो ये है। फिर उसके बाद साइंस टीच अस टू नो, आर्ट्स टीच अस टू डू। हमें पता चलता है कि क्या है और कैसे करना है, क्या है वो हमें साइंस से पता चलता है, कैसे करना है वो हमें आर्ट्स से पता चलता है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस इन अ मैथोडोलॉजी और आर्ट्स इन अ एप्लीकेशन। अब मैथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वो साइंस की तरह है इकोनॉमिक्स, पर एप्लीकेशन हमने कैसे किसी चीज़ को करना है वो हमें इकोनॉमिक्स में आर्ट्स के थ्रू बताता है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ बोथ आर्ट्स एंड साइंस। तो इसमें बता दिया कि जो इकोनॉमिक्स है वो हम एक तरह से आर्ट्स भी है और साइंस भी है, पर पूरी तरह से ये साइंस नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से साइंस नहीं है। हम कहेंगे ये थोड़ी सी आर्ट्स भी है और थोड़ी सी साइंस भी है, ठीक है। वेदर इकोनॉमिक्स इज़ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अब साइंस के आगे भी आता है पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ठीक है।
तो पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस इज़ व्हाट इज़, क्या है, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इट एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स दे आर, तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट डील विद अ वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या होता है कि मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में पॉवर्टी है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो मैं आपसे वैल्यू जजमेंट मांग रहा हूँ कि आप उसको चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव साइंस है, ये वैल्यू जजमेंट पे काम नहीं करती। अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस। तो अकॉर्डिंग टू उनके इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस है। फिर उसके बाद है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है कि क्या होना चाहिए, वट ऑक टू बी और वट नॉट ऑक टू बी, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड होती है कि अगर पॉवर्टी है तो उसको कैसे ठीक करें हम, ठीक है। हम लोगों को एजुकेटेड करें, उसके बाद अगर हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें तो पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये डील करती है गुड और बैड दोनों चीज़ों को, ठीक है, एक ही नहीं चीज़ देखती। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव साइंस है, वो हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन देती है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ बोथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। तो इस तरह इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा मेथड्स। मेथड हैं हमारे इकोनॉमिक्स के दो तरह से, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड क्या है। डिडक्टिव मेथड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पेरियर मेथड, मतलब पहला मेथड है इसमें हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड और एनालाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मतलब करना कि मतलब उसको कम करना, फिर उसको एनालाइज करना। फिर उसके बाद इन दिस मेथड लॉ और थ्योरी आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल असम्पशन। तो डिडक्टिव मेथड में हम जो लॉ है, थ्योरी बनाते हैं, कुछ फंडामेंटल असम्पशन होते हैं। जैसे अब आप कोई लॉ बनाते हो थ्योरी ऑफ डिमांड का कुछ, तो उसमें आप कहते हो कि डिमांड में हम इस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये आपका एक असम्पशन हो गया। या आप और भी कुछ असम्पशंस 4-5 करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है थ्योरी होती है। तो इस तरह डिडक्टिव मेथड में फंडामेंटल आपकी असम्पशंस होती हैं। फिर उसके बाद लॉजिकली प्रोसीड्स और जनरल टू पर्टिकुलर। तो आप क्या करते हो, एक जनरल से पर्टिकुलर तक पहुंचते हो। अब जनरल से पर्टिकुलर तक पहुंचने का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बताऊंगा, मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ जैसे लालची कुत्ता, ठीक है। तो मैंने वो स्टोरी सुनाई, फिर उसके बाद जनरल से हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक तक पर पहुँचेंगे कि ये हमने लालच बुरी बढ़ाया है या लालच क्यों की। तो जो चीज़ आपको पता है जनरली पहले मैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तो वो है जनरल टू पर्टिकुलर। इसमें एग्जांपल दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इक्वल मार्जिन यूटिलिटी, ये सब जनरल टू पर्टिकुलर है कि जितना आप जानते हो पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के तरफ लेके जाएंगे। फिर जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो डिडक्टिव मेथड को अप्रोच करते हैं, वो इसको फेवर में लाएँ। फिर उसके बाद है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है, इसमें क्या होता है, एज अ हिस्टोरिकल मेथड, स्टैटिकल मेथड, ये हिस्टोरिकल और स्टैटिकल मेथड है। इसमें क्या होता है, जो लॉज और थ्योरी है वो प्रिपेयर्ड की जाती है बेसिक्स फैक्ट पे, कि एक बेसिक आपके जो फैक्ट हैं स्टैटिकली डाटा में, उसके अकॉर्डिंग आप लॉ और थ्योरी को चलाओगे। कि आपको पता है कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ जो हमारी पॉवर्टी है वो कितनी 21.2% है, तो आप कहोगे हमारे यहाँ पे इतनी पॉवर्टी है, तो इसके फैक्ट के अकॉर्डिंग हम भी सारा लॉ बनाएंगे। उसके बाद है जो ये मेथड है लॉजिकली प्रोसीड होता है पर्टिकुलर टू जनरल। अब जनरल से पर्टिकुलर तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, जो आप जनरली उस चीज़ को जानते हो हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। पर पर्टिकुलर से जनरल क्या है कि आपको क्या होता है, जैसे अब आपको कोई फार्मूला गिवन है, ठीक है, आप फार्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, आप उसके बारे में नहीं जानते, आप पहले फार्मूला अप्लाई करोगे A+B जो आपका होता है, ठीक है। अब कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप एक जनरल आंसर पे पहुंच जाते हो, ठीक है ना। जो आप नहीं जानते वहाँ तक पहुंच जाते हो, ठीक है। मतलब नोन टू अननोन, अननोन टू नोन। पहले आप क्या करते थे, जो आप नहीं जानते, जो आप पहले जानते थे, तो वहाँ वहाँ से जो आप नहीं जानते थे वहाँ तक पहुँच रहे थे। और यहाँ पे जो आप नहीं जानते वो पहले बताया जाता है, कि जैसे आपको एक फार्मूला दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें, स्टैटिस्टिक डाटा की बात करें, आपको फार्मूला बता दिया जो आप नहीं जानते, फिर उसके बाद आप उसके थ्रू आंसर पे पहुँचते हो। जैसे अगर हम रिग्रेशन वगैरह करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, ठीक है, अब सीधे ही आपको फार्मूला दिया जाता है, आप उससे वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पॉपुलेशन थ्योरी, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद हम जितने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडक्टिव मेथड पे करते हैं।
अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद है सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी, कि हर एक इकोनॉमी के अंदर नई नई सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर है, मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल टू पर्टिकुलर में क्या है कि जनरल टू पर्टिकुलर है और यहाँ पे है पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो जनरल टू पर्टिकुलर में क्या आता है कि आपको जो कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं उसके थ्रू आप कंक्लूजन तक पहुँचते हो, ठीक है। आपको जनरली जो पता है उसके थ्रू आप कंक्लूजन तक पहुँचते हो, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन पहले बता दिया जाता है, फिर आप उस कंक्लूजन से उसके बारे में पता लगाते हो, ठीक है। तो जैसे अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमको पहले ही बता देते हैं कि कि जैसे जैसे अगर हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्शन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको पहले उसके बारे में सब कंक्लूजन दे दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद है जितना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कि अब इसमें आपको कंक्लूजन नहीं कोई दिया इसने पहले, आपको क्या करना है, आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है कि आप जैसे जैसे किसी चीज़ को कंज्यूम करोगे तो उसकी यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो आपने लॉ को फॉलो किया, फिर आप कंक्लूजन तक पहुँचे, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं कि हर एक इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी है, ठीक है। इकोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन सी होती है, एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में है कि जो रिसोर्सेज डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स, कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कैपिटल गुड्स हैं जो आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो होते हैं कि जो कंज्यूमेबल चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अब क्या प्रोड्यूस किया जाए, उन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया। अब सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती है क्या प्रोड्यूस किया जाए, फिर उसके बाद आता है कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब इंडिया है, अब इंडिया एक लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे लेबर ज़्यादा होती है, कैपिटल महंगी है, तो इसलिए हम इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ना कि कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल महंगी है, मशीनें महंगी हैं। फिर उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइन द कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर होम, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिसाइड करती हैं वो, ठीक है। वन कैन बी कंजेक्चर फॉर द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस मोर ऑर्डिनरी बसेस, लग्जरी कार्स। क्या वो ऑर्डिनरी बसेस बनाएगी या लग्जरी कार बनाएगी। अब देखो जो लग्जरी कार है वो किसके लिए है, अमीरों के लिए, और जो ऑर्डिनरी बसेस है वो किसके लिए है, मीडियोकर या हर जनरल लोगों के लिए, ताकि लोगों की भला हो सके। तो इसको गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या करेगी, पुअर के लिए चीज़ें बनाए या वो रिच के लिए बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमें थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए। वो है हमारा सबसे पहले वेल्थ, कि वेल्थ क्या है।